एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में आइडल गैस के बारे में डिस्कस किया था कि आइडल गैस कैसी होती है, इसे हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं। उसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं कि आइडल गैस होती कैसी है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। और हमने देखा था आइडल गैस इक्वेशन को हम राइट डाउन कैसे करते हैं। हमने सभी लॉज के बारे में अंडरस्टैंड किया था, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सबको कंबाइंड करके क्या बनी थी, आइडल गैस इक्वेशन। देखो, ये जो भी लॉज थे ये बहुत पहले आ चुके थे। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है एक मॉडर्न थ्योरी आई जिसका नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वैसे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर होता है, ठीक है, पर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही क्यों कहते हैं? बिकॉज देखो, काइनेटिक का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी मीन्स मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, है ना। अगर अब हम सॉलिड की बात करें तो देखो, सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा मोशन नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, वो टाइटली बाउंड होते हैं। अब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी क्या होता है, थोड़े बहुत ही वो मूव कर पाते हैं, उतने फ्री नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स। बट गैस के केस में क्या होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना, तो वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। इसलिए हम क्या राइट डाउन करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं हम, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? ओके। अब ये जो थ्योरी आई ये इन्हीं सभी लॉज, जो बॉयज लॉ थे, चार्ल्स लॉ थे, उनके आने के काफ़ी बाद आई थी। तो ये जो थ्योरी थी इसके अजम्पशंस इस तरह से होनी चाहिए थी कि वो क्या करे, इन लॉज को भी क्या करे, वैलिड करे, है ना, इन लॉज पे भी खरी उतरे, इस तरह से थ्योरी होनी चाहिए थी। और इसके पोस्टुलेट है भी ऐसे जो इन्होंने अज्यूम किया, वो क्या करने हैं, इन्हीं सभी लॉज को क्या कर रहे हैं, वो प्रूव भी करते हैं, जो भी लॉज हैं। ठीक है, ओके। अब एक और बात आती है, देखो, जो भी इसके अजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, ये एग्जाम में कभी आ सकता है। ये क्या है, आइडल गैस के लिए तो क्या है, ये फुल्ली वैलिड है, जो भी इसकी अजम्पशंस थी। आइडल गैस के लिए क्या है, वो फुल्ली वैलिड है, बट रियल गैस के लिए वो पार्शली वैलिड है ये। ठीक है, आपको पता है रियल गैस, आइडल गैस तो क्या होती है, जो सभी लॉज को, सब चीजों को क्या करे, वो बहुत एग्जैक्टली, बहुत स्ट्रिक्टली ओबे करे, है ना। तो जो आपके पास आइडल गैस थी, देखो ये वाला लेक्चर सुनने से पहले अगर आप पीछे वाला लेक्चर एक बार देख लें, फर्स्ट वाला, है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। वैसे तो आप यहाँ भी अंडरस्टैंड कर लोगे सब कुछ। तो हमने क्या कहा कि ये जो अजम्पशन थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, ये अगर हम बात करें किसकी, आइडल गैस के लिए, तो उसके लिए फुल्ली वैलिड है, बट रियल गैस के लिए कैसे, कि पार्शली वैलिड है। ठीक है, अब देखते हैं, हम आप आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा क्या क्या अजम्पशन है इनकी। फर्स्ट है, देखो, अ गैस इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल्स। ये तो इजी है, कोई भी गैस है वो मेड अप होती है कैसी, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर है? ओके, इजी था ये तो। सेकंड क्या है, देखो, कि अगर हम सेम गैस ले रहे हैं तो जो उनके मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो आइडेंटिकल होते हैं, वो सेम होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप, साइज, डायमेंशन, उनके क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम गैस की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई एक गैस ले रहे हो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्लियर? ये वाला भी इजी था। थर्ड वन क्या है, देखो, जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, रैंडम इन मोशन होते हैं, वो इधर उधर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूसली। वो कैसे कर रहे होते हैं, कोई जैसे गैस कंटेनर है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई गैस फिल है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, पर किस में, स्ट्रेट लाइन में। ये अज्यूम किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर कॉन्टिन्यूसली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो है वो कैसे कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं वो। ठीक है, इसके बारे में स्ट्रेट लाइन में ही क्यों करते हैं, ये भी हम अभी आगे अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? अभी आपने इस तरह से राइट डाउन करना है, ये क्लियर हुई वाली बात? ओके। अब देखो, एक और चीज है, जैसे मान लो कोई आपके पास मॉलिक्यूल है गैस का, क्लियर, अभी उसकी वेलोसिटी मान लो u है, इस तरह से, ठीक है, u वेलोसिटी है उसकी, कोई मॉलिक्यूल है गैस का। अब ये क्या कर सकता है, ये x डायरेक्शन में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, और z में भी मूव कर सकता है। क्लियर? अगर ये ऐसे मान लो, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसके क्या होंगे, ये ux हो गया, ये uy हो गया, और ये uz हो गया, 3 कंपोनेंट्स होंगे इसके।
क्लियर। और एक और चीज क्या है कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है एक्स एंड वाई एंड जेड की तरफ, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है? इक्वल प्रोबेबिलिटी है उसकी मूव करने की। जितनी एक्स की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही वाई की तरफ और उतनी ही जेड की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसकी। क्लियर। तो हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो इसको, अगर ये u को हमें राइट डाउन करना है तो u वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे? देखो वेलोसिटी को यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप, आपने वेक्टर्स में पढ़ा है, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम इसे। और हमने क्या कहा कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स वाई एंड जेड जाने में क्या है? सेम है तीनों तरफ, है ना। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू जेड के। क्लियर। अब अगर आपको ये वाली चीज, इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखो ये चीज मैं क्यों करवा रही हूं, क्योंकि आगे अभी हम जब एक डेरिवेशन करेंगे प्रेशर वाली, उसमें ये चीज यूज होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो। हमने क्या कहा, अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड लेना है यू का, तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लेते हैं? यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ऐसे लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, है ना। और अगर यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं तो यू स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा? यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर ये वाली चीज? ओके। और हमने क्या कहा, यू एक्स किसके बराबर है? यू वाई के, एंड यू वाई किसके बराबर है? यू जेड के। अगर ये वाली चीज हम यहाँ पे लगाते हैं तो हम क्या ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं? यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 3 UX स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये सब चीजें बराबर हैं, है ना। तो ये भी यू एक्स स्क्वायर, ये भी यू एक्स स्क्वायर, ये भी यू एक्स स्क्वायर, तो ऐड कर देंगे तो 3 UX स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये चीजें बराबर हैं, है ना। तो यू स्क्वायर को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? 3 UX स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है, हम आगे यूज करेंगे इसका डेरिवेशन में। क्लियर। यहां तक हमने क्या किया? देखो 3 अजम्पशंस अभी तक हमने पढ़ ली, इजी थी, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट वाली अजम्पशन थी वो क्या है? वैसे इसकी बहुत सारी अजम्पशंस हैं, देखो, है ना। अगर आपको और मिलती हैं बुक में तो आप वो भी राइट डाउन कर सकते हो। फोर्थ है, देखो इन्होंने अज्यूम किया कि जो साइज है गैस मॉलिक्यूल्स का वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। इतना स्मॉल है कि जो आपके पास वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का वो निग्लिजिबल हम लेते हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस के। अब देखो इस चीज को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज कैसा है? बहुत ही स्मॉल है, मींस 0 साइज है उनका, ठीक है। बट देखो ये वाली चीज, हाँ अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो हमने क्या कहा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल गैस में हमने क्या कहा था कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम आइडल गैस में, वो कैसे लेते हैं? उनका साइज कैसा लेते हैं? ऑलमोस्ट 0, है ना, पॉइंट साइज लेते हैं। बट रियल गैस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कोई ना कोई साइज तो होगा मॉलिक्यूल्स का। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये आइडल गैस पे तो पूरी तरह से वैलिड है, बट रियल गैसेस पे नहीं है। अब देखो ये वाला पॉइंट रियल गैस के साथ उतना मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू उनके बीच के डिस्टेंस के, मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही स्मॉल साइज है और इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जो साइज है मॉलिक्यूल्स का वो उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है, निग्लिजिबल है। और उसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जो भी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है वो निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। अब देखो वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? देखो मान लो ये आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें कोई गैस फिल की हुई है, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करेंगे, यहाँ पे सब जगह फैल जाएंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है ना, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या कहते हैं इसे हम? ये है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये पूरा का पूरा। क्लियर। एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? अगर हम इन सब मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दें, एक जगह पे लेके आ जाए, मान लो यहाँ पे लेके आ गए इनको, हम सब इकट्ठा कर दिया इनको, ये जो वॉल्यूम होगा इतना सा, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो रही है बात, है ना। ये पूरा जो वॉल्यूम होगा इसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस। और इन सब मॉलिक्यूल्स को अगर हम इकट्ठा करके इधर ले आए मान लो एक जगह पे, ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड दीज मॉलिक्यूल्स बाय दीज मॉलिक्यूल्स, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस थ्योरी ने और क्या अज्यूम किया? इन्होंने क्या कहा कि इनका साइज तो बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज है ये, है ना। तो जब इनको इकट्ठे भी लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो जो इन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा वो निग्लिजिबल होगा, ये वाला वॉल्यूम निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू इस वाले वॉल्यूम के। तो आइडल गैस के लिए तो ये वैलिड हो रहा है, पर रियल गैस के लिए नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो इनका वॉल्यूम होगा ही, है ना। तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे? देखो द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, सो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस।
क्लियर हुई वाली चीज? वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ओके, फिफ्थ वाला पॉइंट देखो क्या है, देर इज नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स, कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगी और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ठीक है, तो देखो ये वाला पॉइंट भी हमने कहां पढ़ा था? आइडल गैस में, है ना? तो आइडल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें भी क्या कहा था कि उसमें उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं होती है ना? तो ये वाला पॉइंट भी, बट रियल गैसेस में तो ऐसा नहीं होता। देखो थोड़ी बहुत तो उनमें होगी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो ये वाला पॉइंट भी क्या नहीं कर रहा है, फुल्ली वैलिड नहीं कर रहा है। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाली जो अजम्पशन थी, ये रियल गैस उतनी अच्छे से वैलिड नहीं कर पा रही है, बट आइडल गैस के लिए पूरी तरह से वैलिड है। ठीक है, देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रिपल्शन इसमें होती है। थर्ड, सिक्स वाला पॉइंट देखो क्या है, ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड, कि ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करती है गैस मॉलिक्यूल्स पे। देखो ये किस तरह से कह सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत लाइट है ना, उनका तो मास है ही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा लाइट है, पॉइंट साइज है वो, तो इतने ज्यादा लाइट हैं कि उन पे ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करेगी। और इसी वजह से तो वो क्या करते हैं, जब वो मूव कर रहे होते हैं तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अब अगर बहुत लाइट रहेंगे, ग्रेविटी उन पे एक्ट ही नहीं करेगी, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे, क्योंकि वो बहुत लाइट है, ग्रेविटी उन पे एक्ट ही नहीं कर रही है। यहां भी हमने कहा था ना, ये देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर कॉन्टिन्यूसली इन अंडर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में, तब उन्होंने कहा था ये। ठीक है, तो आप कैसे राइट डाउन करोगे, मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर सो लाइट, नो ग्रेविटी एक्ट ऑन देम, सो मेनली दे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो वो किस में मूव करते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। एक ये असम्पशन थी इसकी। क्लियर हो रही है यहां तक? ओके, नेक्स्ट वाली देखो, देखो आपने इस तरह से नोट्स बना लेने हैं सारे के सारे अच्छे से। क्लियर? और देखो नेक्स्ट वाला जो है वो क्या असम्पशन थी इनकी, ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। अब देखो जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, है ना, तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे, टकराएंगे वो, और जो आपके पास कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, है ना, आपस में भी वो कोलाइड करेंगे और क्या करेंगे, बिकॉज रैंडम मोशन हो रहा है उनका, और इस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा ये जो भी कोलिजन हो रहा है गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में एंड कंटेनर की वॉल्स के साथ, वो इलास्टिक इन नेचर है। इलास्टिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है उनकी, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी, है ना। तो ये कोलिजन सारे के सारे कैसे होंगे, इलास्टिक इन नेचर होंगे। एट्थ पॉइंट क्या है, जो देखो, द प्रेशर ऑफ ए गैस, हम कहते हैं ना कि गैस का प्रेशर कितना है, वो कैसे किस पे डिपेंड करता है, जो भी कोलिजन हो रहे हैं किसके, गैस मॉलिक्यूल्स के उस कंटेनर की वॉल्स के साथ। ठीक है, तो प्रेशर कैसे हम मेजर करते हैं उसका, कि जो भी आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स है ना, वो इन कंटेनर के वॉल्स के साथ जो है वो कितने उनके कोलिजन्स हो रहे हैं। देखो जब ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे कोलाइड करेंगे इसके साथ, वॉल्स के साथ, है ना, तो फोर्स लगेगी, और किसी पर्टिकुलर एरिया पे लग रही है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, प्रेशर। तो उस तरह से गैस का प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो द प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है प्रेशर, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं ये, इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो भी मॉलिक्यूल्स के कोलिजन हो रहे हैं किसके साथ, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। क्लियर है, प्रेशर उसकी वजह से होता है, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे कर रहे हैं वो कोलाइड। ठीक है, ये हो गया प्रेशर। और लास्ट वन क्या है, देखो, जो भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, सिर्फ उस पे डिपेंड करती है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, हमने क्या कहा, वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। आप दो अलग अलग गैसेस लोगे, अगर उनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो आपकी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।
क्लियर? तो देखो ये कुछ अजम्पशंस थी, आपको और मिलती हैं बुक में तो आप वो भी राइट डाउन कर सकते हो। तो आज हमने अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में अंडरस्टैंड किया। आपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।